बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की और पीडीएम तहरीक की, जिनके 2 पावर शो हो चुके हैं। गुजरांवाला में जो जलसा हुआ वो तो नवाज शरीफ की तकरीर की नज़र हो गया। कराची का जलसा कैसा रहा, बात करेंगे नकवी साहब से। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कराची का पावर शो अगर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ और पावर शो के हिसाब से देखा जाए तो कैसा था? देखें, अगर कराची के पावर शो की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज़, एक साइजेबल क्राउड था। और क्राउड जो है वो दरअसल जो है वो इतना मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि क्राउड से ज़्यादा जो मैटर कर रहा है वो मैसेजिंग है कि क्राउड को मैसेजिंग क्या की जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सियासत में एक तो जो आपने पावर शो करनी होती है ऑन द स्ट्रीट, वो शो करनी होती है। लेकिन अब क्योंकि इन गैजेट्स का ज़माना है, इसके ज़रिए आपका मैसेज जो है वो जा रहा होता है और आपका जो बेसिकली पैगाम है, जो आप मोमेंटम बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसकी कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेंथ जो है वो ठीक थी, एक साइजेबल नंबर था, बुरी नहीं थी। उसमें एक चीज़ जो जिसके हवाले से मैं देख भी रहा था वहाँ से ऑन ग्राउंड, जो कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे, और ख़ास तौर पर जो कुछ यूट्यूब के ऊपर आप जाके क्लिप्स देखें कि बहुत सारे लोग जिनसे वहाँ पर पूछा जा रहा था कि वो कहाँ से आए हैं, कोई ठट्ठा से आया था, कोई बदीन से आया था, कोई अंदरून सिंध से किसी जगह से आया था। तो कराची की रिप्रेजेंटेशन जो है वो निस्बतन कम थी। कराची का इतना क्राउड वहाँ पर, गेट भी बंद कर दिए थे। हाँ, वो कुछ इस किस्म की चीज़ें जो है वो चल रही थी। ओसामा के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी कुछ किया। बट अगेन बात यह है कि आपका जो मोमेंटम था, जो आपने बिल्ड करने की कोशिश की, मैं इसके हवाले से एक हल्का सा तज़किरा कर चुका हूँ। आई क्विकली गो थ्रू कि आपने जब तहरीक बनानी होती है, जब आपने एक जो है वो मूवमेंट को मूवमेंट की तरह चलाना होता है, तो उसमें हर आते दिन के साथ तेज़ी आती है। वो स्लो डाउन नहीं होती, बल्कि वो रेस पिक करती है और उसके बाद स्पीड पकड़ती जाती है। आपने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाया, आपने एक मैसेजिंग करना शुरू की अपने लोगों को। लोग जो है वो निस्बतन उनमें एक हल्की सी रिजेंटमेंट है, महंगाई, बेरोजगारी, इस किस्म के मसाइल की वजह से वो मुतवज्जे होने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने वहाँ पर पहले अपना जो है वो नैरेटिव बेचने की, अपना जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग की और उस सारी की सियासत की। लेकिन फिर रियलाइज़ किया अपोजिशन ने कि जब तक हम अवामी मसाइल पर बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी दाल नहीं गलने वाली। गुजरांवाला जलसे की स्टेज आती है जहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म की तकरीर के जो 60% to 70% मदरजात हैं वो अवामी मसाइल के हवाले से हैं। स्टार्ट में वो उस तरीके से, तो उसने थोड़ा सा जो है वो कैची था। तो फिर इस कराची में क्यों? कराची में क्या हुआ है कि कराची में पहली बात तो ये कि आपने मोमेंटम बनाया, आप उस पॉइंट पर आए जहां पर आपने आके अपना रख दिए। इस तरह होता है ना कि आप अगराज़ो मकासद रखते हैं कि हमारा मकसद ये है। आपने कहा कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इमरान खान के साथ नहीं है। इसी तरीके से यही नैरेटिव बिल्ड किया। अब आपने उसको बिल्ड ऑन करना था, आपने उसको मजीद उसमें शिद्दत लानी थी कि कराची जलसा उससे ज़्यादा सख्त होता, फिर कोयटा का जलसा, फिर पेशावर का जलसा, लाहौर का जलसा, मुल्तान का जलसा, फिर वो जब आपने पहुंचना था इस्लामाबाद, उस वक्त तक आप उस पॉइंट पर जा चुके होते जहां पर आपका जो है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नजर आ रही है। किया किसने? पीपल्स पार्टी को। गुजरांवाला में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तकरीर करते हैं और कराची में उनकी तकरीर नहीं होती। कोई कहता है गले में खराश है, कोई कहता है कि टेलीफोन कॉल किसी जो है वो शख्स की GHQ से चली गई थी, किसी अफसर की, जिसकी वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये भी कह रहे हैं घंटों मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी और PMLN की, फिर फैसला हुआ। देखिए, मीटिंग्स तो इनकी चल रही है ना हर चीज़ के हवाले से। अब ये जिसे कहते हैं कि एक दो पार्टनर्स भी हो ना, उनके दरमियान भी लड़ाई पड़ जाती है। यहाँ पर तो 11 स्टेक होल्डर्स हैं, 11 सियासी जमातें हैं और उनकी नज़रियाती एतबार से यानी कि पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल ही जोड़ नहीं बनता ना। खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान और उनकी सियासत से आप उनको देख लें तो पीपल्स पार्टी नज़रियाती एतबार से, अगरचे आसिफ अली जरदारी के दौर में 2008 से 2013 तक जो पीपल्स पार्टी है उसने अपने नज़रियात जो है वो उठा के एक बैग में बंद करके साइड पर रख दिए थे और वो अपना सियासत जो है वो मुफाहमत का बादशाह क्यों कहा उनको, क्योंकि उन्होंने चौधरीज ऑफ गुजरात के साथ भी अलायंस बनाया। और चौधरीज के साथ तो उनका जो है वो बड़ा ही मशहूर किस्म का जिसे कहते हैं सियासी लड़ाई, यानी कि भुट्टोज की और चौधरीज ऑफ गुजरात की लड़ाई तो बहुत मशहूर है। आप यानी कि आपको याद होगा कि जिस वक्त कहा जाता है कि जिस
जिस पेन से दस्तखत किए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के उसके ऊपर, तो वो चौधरी साहब के वालिद साहब ने तोहफ़तन मांग लिया था कि ये मुझे दे दें। इस किस्म के भैंस चोरी का मुकदमा जो है वो करवाया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। तो मुफाहमत का बादशाह बन के आसिफ अली जरदारी ने तो पीपल्स पार्टी की जो असास या बुनियाद या नज़रिया एक होता है आपका ना, एक भरम होता है, उससे हट गई थी। लेकिन फिर बिलावल भुट्टो ने एक तरीके से दोबारा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोशिश की कि मैं उसको रिवाइव करूं और हम नजरिए की तरफ जाएं। लेकिन आज जो कि 11 जमातें खड़ी हुई हैं, इनके अपने अपने तो मीटिंग्स चलती रहती हैं और उन मीटिंग्स में इनके इख्तलाफात जो है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पर खुल के सामने आते हैं। अब जो कराची जलसा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर नहीं हुई, इसमें जो है बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को एतराज़ था, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि उनका स्टेज और उनका होम ग्राउंड बाकायदा नाम लेकर पाकिस्तान की मिलिट्री को मलाइन करने के लिए इस्तेमाल हो, उनके साथ कन्फ्रंटेशन के लिए इस्तेमाल हो। और पीपल्स पार्टी इस लड़ाई को अपेरेंटली जो अब तक नज़र आ रहा है वो महदूद रखना चाहती है सिविल हुकूमत तक, और वो भी सिविल हुकूमत को ख़ात्मे के लिए उस तरीके से उनको दिलचस्पी नहीं लगती, क्योंकि पीपल्स पार्टी का स्टेक क्या है? पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी को तंग ना किया जाए। फ्रेश इलेक्शंस उनका मसला नहीं है। हुकूमत जाने में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी जमात का है तो पीपल्स पार्टी का है। हुकूमत जाती है तो वो सिंध उनके पास है, वो सिंध खो देंगे। दोबारा इलेक्शन होता है सिंध में, वो इस तरीके से वापस आ सकते हैं ना नहीं आ सकते, ये एक सवालिया निशान है। अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो आप क्या करेंगे? आपको दोबारा अपने कैंडिडेट्स नहीं है उनके पास, सिंध उनके पास है। मज़ार कायद पे जो हुआ कैप्टन सफ्तर इशू, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे भी सब देख रहे हैं कि इमरान खान के टाइम पे भी जब वो इलेक्शन से कबल गए तो इस किस्म का माहौल था। तो क्या तकद्दुस पामाल हुआ? देखिए मैं यानी कि नो वन, मैं कोई जज नहीं हूँ इस मामले में। एज ए जर्नलिस्ट दो वाकयात हैं, दो वाकयात में डिफरेंस वीडियोस सामने रखेंगे, आपको नजर आ जाता है कि और आप उसको एवेलुएट करके अपनी तरफ से आप डिराइव भी कर सकते हैं कि आपको उन वीडियोस में क्या महसूस हो रहा है। कि इमरान खान जब गए थे अपने उनके जाहिर है कि पार्टी के लोग भी मौजूद थे साथ में, उस वक्त माहौल कैसा था और इस वक्त माहौल कैसा था, नारे इस वक्त क्या लगे और किस तरीके से लगे, वो जाहिर है वो डिफरेंस है, वो नज़र आ सकता है। अलबत्ता ये तयशुदा बात है कि उसके हवाले से एक लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है, और उस कानून में जो है वो कुछ चीज़ें मेंशन है, उसकी अगर वायलेशन हुई है तो कानून मौजूद है, लॉ शुड टेक। गिरफ्तारी, क्योंकि सिंध पीपल्स पार्टी का, तो गिरफ्तारी कैप्टन सफ्तर की बैक एंड पे पीपल्स पार्टी हो सकती है। देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो उसका यानी कि अब ये जब भी सियासी जमातें इस तरीके से बैठती हैं, जिस तरह आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आए और वो उनकी तहरीक का इख्तिताम, यानी कि मुझे तो यही समझ आया जो यानी कि एटलीस्ट माई अंडरस्टैंडिंग है इसके, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस भिजवाने के लिए कोई डील करने के लिए थी। वो उसको बाकायदा जो है वो फंड या बैक एंड के ऊपर उसको सपोर्ट जो है, या मौलाना को हल्ला शेरी देने वाली यही जमातें थी जिनके ऊपर मुकदमात थे, जिनकी क़यादत जो है वो उसके लिए ख़तरात थे उन केसेस के जो कि उन्हीं अदवार में बने हुए थे, और उनसे जान छुड़ाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान का कंधा इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद के बाद आपने देखा कि क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई। नवाज शरीफ साहब जो है वो एक जहाज़ के ऊपर बैठ के वोट को इज्जत दो का नारा बैकग्राउंड में बज रहा था और वो यहाँ से चले गए। वो लंदन में बैठ के तकरीरें कर रहे हैं, डिफरेंट है। लेकिन अब मैं एक ख़बर आपके इसमें वीडियो में दे देता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ जो है उन्होंने कुछ एंकर्स हैं जिनके साथ रब्ता किया है गुज़श्ता 2 दिनों में, और आज भी उनका रब्ता हुआ है। और एक तो ये कि उन एंकर्स के मुताबिक, और अभी ये वो स्टेज है जहाँ पर मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उन एंकर्स के मुताबिक मरियम नवाज जो है वो अपने टेलीफोन कॉल में बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत पुरएतमाद है। दूसरा, वो 31 जनवरी की तारीख दे रही है। वो कह रही हैं कि आप देखते जाएं 31 जनवरी तक जो है वो सादा अल्फाज यानी कि आपको आसान अल्फाज में कोई खड़ाक हो जाएगा। अच्छा। अब वो किस बुनियाद पे कह रही हैं? आप मौलाना फजलुर रहमान भी जिस वक्त आ रहे थे इस्लामाबाद तो उसके हवाले से भी इसी किस्म की कहानियां। अच्छा, मरियम नवाज पहले कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान नहीं पहुंच सकेंगे। फिर कोई कह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान कच्ची मिट्टी के ऊपर पाँव नहीं रखते,
مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بڑا ڈیل کر کے ان کو پتہ ہے کہ کیا ان کو وہ کچھ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اسلام آباد پہنچنے کے بعد کہا وہ ڈی چوک ضرور جائیں گے. جیسے مولانا فضل الرحمان یہاں سے گئے بھی تو انہوں نے کہا کہ میں یعنی کہ میرے سے کچھ وعدے ہوئے گئے, انہوں نے کچھ لوگوں کو بتایا. پھر بعد میں وہ یہ بھی کہتے رہے کہ میں جو ہے وہ نام بتا دوں گا کہ میرے سے کن لوگوں نے وعدے کیے تھے. تو تحریکوں میں جو ہے وہ کانفیڈنٹ ساؤنڈ کرنا, پراعتماد لہجے میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو, اپنے لوگوں کو جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ایڈریس کرنا, obviously that matters. بٹ مریم نواز نے یہ بات ضرور کہی ہے 31 جنوری کی ڈیٹ جو ہے. اچھا, مریم نواز کی ٹون بڑی کانفیڈنٹ لگ رہی تھی. کراچی میں بھی ہم نے دیکھا جس طرح بلاول بھٹو کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہی تھی کہ جی ساتھ چلیں گے, ساتھ رہیں گے. تو جب آج پریس کانفرنس ہوئی تو وہاں بلاول صاحب نہیں تھے. نہیں, بلاول کی ریپرزنٹیشن اپیرنٹلی اس وقت جو ہے وہ وہاں پر راجہ پرویز اشرف اور ان کے پیچھے موجود تھیں نفیسہ شاہ اور پلوشہ بہرام, یہ پلوشہ خان. وہ یہ جو چہرے جو اس فریم میں جو میں نے دیکھا اس میں نظر آ رہے تھے. اور مولانا فضل الرحمان موجود تھے, مریم نواز شریف خود موجود تھیں. یہ مین پریس کانفرنس کرنے والے تھے. پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھیں بہت ہی ان کا کردار جو ہے نا اس ساری اس میں وہ بڑا ڈیوبیس ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کس طرف کھڑے ہیں. وہ کھل کے اس طریقے سے کنفرنٹیشن کے موڈ میں ابھی تک پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی. تاریخی اعتبار سے پاکستان میں جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس سب سے زیادہ, پہلے کی بات کر رہا ہوں, ماضی کی بات کر رہا ہوں, اسٹریٹ پاور رہی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, سیاسی جماعت. اکراس پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ادروائز سندھ میں کراچی تک جو ہے وہ محدود کر لیں تو ایک وقت میں ایم کیو ایم کے پاس سب سے زیادہ تھی. لیکن اوور آل پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی, جارحانہ دھرنوں کی, ریلیز کی سیاست کرنا اس کو آتی ہے, لیکن وہ قطعاً اس موڈ میں نظر نہیں آ رہی. اچھا, کوئٹہ میں اب جو جلسہ ہونا ہے تو اس میں اکٹھی ہوں گی یہ ساری جماعتیں, یا پھر یہ بیانیہ جو ہے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے وہ نواز شریف کی ریپرزنٹیشن کراچی میں بھی نہیں نظر آئی, کوئٹہ میں, پھر یہ ڈیوائیڈ ہونے کا چانس ہے اس کا؟ ایک تو ڈیوائیڈ ہونے کا چانس جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے. ان میں دراڑیں جو ہیں وہ اسی بات سے واضح ہیں. اگر نواز شریف کا خطاب یہاں پر بھی ہو جاتا تو پتہ چلتا کہ یہ ساری جماعتیں, اور خاص طور پر میٹر جو ان میں زیادہ کرتی ہے وہ پولیٹیکل فورس پیپلز پارٹی ہے, وہ اس وقت پتہ چلتا اگر نواز شریف کا یہاں پر بھی خطاب ہوتا کہ یہ سارے اس بیانیے پہ اور نواز شریف کی تقریر پر متحد ہیں. نواز شریف کی تقریر کے مندرجات سے اگر سٹیج پہ موجود مین ایک جماعت جو ہے وہ اختلاف رکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے. دوسری بات یہ نہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جلسے ہوتے ہیں نا, ان جلسوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی. آج یہ سیاسی جماعتیں کیا الزام لگا رہی ہیں, ان کا بیسیکلی بیانیہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم دو جماعتیں تھیں اور کوئی پولیٹیکل فورس ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ایک نئی جو ہے وہ ایک تیسری آپشن عوام کو دیا جائے. اسٹیبلشمنٹ نے وہ تیسرا آپشن کریٹ کیا عمران خان کی شکل میں. سابق ڈی جی آئی ایس آئی احمد شجاع پاشا اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام, انہوں نے بنائی پی ٹی آئی, اور ان کی بیک پہ تھی پی ٹی آئی. پی ٹی آئی دھرنا لے کے آئی تھی. پی ٹی آئی نے احتجاج کی, سیاست کی, پیٹ کے ساتھ مل کر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ. ماڈل ٹاؤن جیسا بڑا سانحہ ہوا تھا, اور وہ ایک بڑی تعداد میں لوگ لے کر یہاں پر آئے. 126 دن کا دھرنا ہوا. اب یہ کہتے ہیں کہ فوج ان کے بیک پہ تھی. جس کے ساتھ فوج ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ لے کر, ریلی لے کر 2014 پہنچ جائے یہاں پہ, 126 دن کا دھرنا دے, حکومت نہ جائے. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم حکومت گرا لیں گے جلسے کر کے. سکیٹرڈ 4 یا 5 جگہوں پر جلسے کر کے ہم حکومت گرا لیں گے. کون سی حکومت؟ جن کے پیچھے ان کے مطابق فوج کھڑی ہے. اچھا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد آ کے پھر نہیں جانا, انہوں نے دہرائیں گے اس چیز کو. کس کو؟ اسلام آباد میں جو ہوگا پھر یہیں بیٹھ جائیں گے اسے دھرنے کی. نہیں, بالکل نہیں. پیپلز پارٹی اس کو بالکل نہیں مانے گی. اور جس وقت جو ہے وہ ایک بھی 11 جماعتوں میں سے فورس اس سے باہر نکلتی ہے تو وہ لا محالہ
मैं कह रहा हूँ ना कि मोमेंटम, जब मोमेंटम ही नहीं है, मोमेंटम तो पहले से जो दूसरे जलसे के दरमियान टूट गया। जब आपका मोमेंटम ही नहीं आगे चल रहा, बन नहीं रहा, बिल्ड ऑन नहीं कर रहा, तो आप किस तरीके से, यानी कि जो है वो इसी तरह है कि आपने जो है वो देग चढ़ाई थी, उसके नीचे आपने आंच फुल की हुई थी, आपने स्लोली आपने उसको लेके जाना था, बॉइलिंग पॉइंट पे जाने से पहले आप चूल्हा बंद कर देते हैं, आप उसमें से जो है वो उसकी आंच कम कर देते हैं, बॉयल होगा ही नहीं, तो ये ब्लो अप नहीं करेगा, ये इस तरीके से नहीं चलेगा, ये ना जलसों से हुकूमतें जाती हैं। हाँ ये है कि हुकूमत को डेंट डालने के चक्कर में और जिस तरीके से इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को टेक ऑन किया, इन माय अंडरस्टैंडिंग, आई कुड बी रॉन्ग, बट इन माय अंडरस्टैंडिंग इसने अपोजिट जो हुकूमत है उसके और फौज के दरमियान कुर्बत में इजाफा करना है, ये जो सब कुछ चल रहा है। सही, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, जिस तरह से 31 जनवरी का मरियम नवाज के हवाले से नकवी साहब ने खबर दी, साथ ही जो मोमेंटम है तहरीक का वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तहरीक जो है पीडीएम जो है वो तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। आगे अगले जलसे में, कोयटा जलसे में क्या सूरत हाल इख्तियार करती है तहरीक, उस हवाले से देखेंगे। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।